सबको नमस्ते। स्वागत है आज का इस वैदिक मैथमेटिक्स की 4th डे के प्रशिक्षण में। और आज समापन में हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी जी कुछ संदेश देंगे। तो पहले हम अपना विषय लेते हैं। कई लोग मेरे बारे में भी पूछ रहे थे कि आपका क्या परिचय है। तो मैंने लगभग 22 वर्ष तक विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में रहा। वहाँ भी हरियाणा प्रांत का वैदिक गणित के प्रशिक्षण का दायित्व था। और उसके पश्चात एक वर्ष इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा में एमएससी के स्टूडेंट्स को वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया। और आजकल मैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड में प्रशिक्षण के लिए वहाँ पर मैं योजना कर रहा हूँ। और विषय के कंटेंट यानी वैदिक गणित का विषय का जो कंटेंट है उसको भी डेवलप कर रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय है। और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में लगभग मैं वैदिक गणित का सह संयोजक राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व भी निभा रहा हूँ। और विद्या भारती में भी मेरा प्रांत का दायित्व है। तो कई पुस्तकें विद्या भारती के लिए भी लिखी 10th क्लास। और जो है अब 2 पुस्तकें मैंने अपने लिए भी अपने व्यक्तिगत भी लिखी हैं वैदिक मैथमेटिक्स की। तो हम लोग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में पूरी टीम के साथ हम लगे हुए हैं। और हम लोग इसके ऊपर की जो 16 वॉल्यूम थे उसमें क्या क्या और रहा होगा और क्या क्या हो सकता है इन सूत्रों से, वो सारी हम इसमें चर्चा अब कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम पहले भारतीय ज्ञान के बारे में, जैसा आप देख पा रहे हैं कि भारतीय ज्ञान संपदा में गणित शास्त्र की परंपरा भारत में वेद काल से रही। और प्राचीन काल में गणित के महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र व आजकल के कंप्यूटर व सुपर कंप्यूटर नहीं थे, तब भारत में ऋषि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के नक्षत्रों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। और बहुत अपनी जो है आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर ये जो इसमें ठीक से नहीं दिखा देता, बहुत से सारे जो है इसमें गणित के सूत्र और उपसूत्र इसमें रहे। और वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है कल्प सूत्र, और जिसके उपांग क्षेत्र धर्म और गुह्य सूत्र हैं। सूत्र और सूत्र के भाग के रूप में शूलभ सूत्र आते हैं। और भारतवर्ष में पूर्व काल में अपस्तंभ, बोधायन और कात्यायन, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने इस ज्ञान को विकसित किया है। भास्कराचार्य ने बीजगणित अर्थात अव्यक्त गणित की चर्चा अपनी पुस्तक में लीलावती में भी की है। और भारतीय गणितज्ञ बोधायन व आपस्तंभ ने 800 वर्ष ईस्वी पूर्व शूलभ सूत्रों का वर्णन किया। अतः ज्यामिति के शूलभ व रज्जु गणित भी कहा जाता है, क्योंकि वेदी मापने के लिए रज्जु या रस्सी का प्रयोग भी किया गया। और पाइथागोरस प्रमेय तो आज हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि इस रूप में यह प्रमेय हमें पढ़ाई जाती है। और लेकिन हजारों वर्ष पहले ये बोधायन के नाम से थी, और जिनका वर्णन निम्न श्लोक में किया जाता है। अब ये जो है इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो श्लोक मैं आपको भेज दूंगा। और ये श्लोक का जो मीनिंग है यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई नहीं देता है, तो हम इसकी आपको पीडीएफ अलग से मैं इसकी भेजूंगा। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसा मैटर है जो कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई षड्यंत्र हुआ है। बोधायन जैसे प्रमेय लगा लीजिए और पाइथागोरस लगा लीजिए। पहले बोधायन उससे पाइथागोरस से हजारों वर्ष पहले लगभग जो है बात की थी उन्होंने, जो श्लोक में बात की थी। तो आइए इसकी हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग अपने वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो आइए, जैसे हम बात कर रहे थे कि वैदिक मैथमेटिक्स का जो सूत्र 3 था, सूत्र 3 में ऊर्ध्व तिर्यक में हम बात कर रहे थे कि ऊर्ध्व तिर्यक की एप्लीकेशन क्या क्या है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हम करने वाले हैं उसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो सूत्र 3 है ऊर्ध्व तिर्यक, वो बहुत ही विशाल सूत्र है, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं।
तो हम उसी का आज और आगे हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। तो आप देख पाएंगे कि इसका जो कितना एरिया, इसकी डायमेंशंस कितनी हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जा सकता है और इससे हम मैथमेटिक्स को कितना आसान कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं और टीचर्स तो हैं ही, और हम लोग जो है कई लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं अपनी अपनी कुछ समस्याएं रख रहे हैं, लेकिन जो उनकी समस्याएं भी हम कुछ लेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि रीना मित्तल जी ने, सर प्लीज रिपीट 4235 मल्टीप्लाई 515, 4 डिजिट का नंबर 4 डिजिट से। चलो एक बार ये कर लेते हैं ये नंबर। तो आइए 4 डिजिट का जो है 4 डिजिट से एक बार इसको सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे लेंगे। तो 4 डिजिट का 4235 4235 ये नंबर है, और 5151 ये आपके द्वारा नंबर है। इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि हम 4 डिजिट को 4 डिजिट से कैसे करते हैं, और 1 2 3 आप जानते हैं कल हमने बात की थी 4 3 2 1 ये हमारा था, और 1 का आप जानते हैं वर्टिकली था, और 2 का क्या था, क्रॉस था, और 3 का आप जानते हैं वर्टिकली एंड क्रॉस था, और 4 का 2 क्रॉस होंगे, राइट। और 3 का जो है ये जो है वर्टिकली एंड क्रॉस था, और 2 का क्रॉस है, और 1 का वर्टिकल है, ठीक है। तो ये सभी जो है इस प्रकार से आप जानते हैं। पहला वर्टिकल है तो आप जानते हैं 4 1 4 ये करते हैं। दूसरा क्रॉस है तो ये 2 डिजिट लेंगे और क्रॉस करेंगे इसको, 3 को 1 से एंड 4 को 5 से। तो क्या होगा, 3 को 1 से करें तो क्या हुआ 3, 4 को 5 से क्या हुआ 20, तो 3 प्लस 20 क्या हुआ, 3 प्लस 20 23 हो गया, ठीक है, ये आपको पता है। अब तीसरा आप जानते हैं, तीसरा स्टेप भी क्या है, तीसरा स्टेप लास्ट का क्रॉस, यानी 3 स्टेप यहां से यहां तक लें तो आप जानते हैं तो क्रॉस कैसे करना है, लास्ट का क्रॉस, यानी 2 को 1 से और 4 को 1 से और 3 को 5 से। तो क्या हुआ 2 1 2 4 1 4 5 3 15, तो क्या हुआ 2 प्लस 4 6 6 प्लस 15 21 21 प्लस 2 23। तो यहां तक तो आपका पुराना ही था। तो 2 प्लस 4 6 6 प्लस 15 21 प्लस 2 23। तो यहां तक तो आपको जानते ही थे, लेकिन 4 स्टेप आपको शायद मुझे लगता है प्रॉब्लम आ रही होगी। तो देखिए कैसे 4 में क्या है कि लास्ट का क्रॉस, यानी 4 को 1 से करे, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम, यानी जब भी आपको कोई भी डिजिट लेने हैं क्रॉस में करना है तो एक्सट्रीम करना है। तो 4 को 1 से, 4 को 5 से, और 2 को 5 से, और 3 को 1 से, यानी बीच का भी क्रॉस करना है और लास्ट का भी क्रॉस करना है। यानी 4 को किससे करना है, 1 से करना है। तो क्या हुआ 4 1 4 और 4 5 20, तो 4 प्लस 20 क्या हुआ 24, 24 प्लस 10 क्या हुआ 34, 34 प्लस 3 37, 37 प्लस 2 39, तो ये हुआ 3। अब हम 3 डिजिट, वही हम सेम सिस्टम ये छोड़ देंगे और ये छोड़ करके हम ये 3 डिजिट लेंगे। आप जानते हैं 3 डिजिट का कैसे करते हैं। तो क्या हुआ 4 5 20, 3 5 15, तो 20 प्लस 15 क्या हुआ 35, 35 2 1 2, तो 37, ठीक है। 37 प्लस 3 40, तो समझ में आया 40 कैसे है, एक बार फिर देख लें। 4 5 20, 3 5 15, 20 प्लस 15 35 2 1 2, 35 प्लस 2 37, 37 प्लस 3 कैरी था तो 40, 40 का 4। 3 डिजिट के बाद कौन से लेने हैं 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट हो गई। तो क्या होगा 4 1 4, 5 2 10, तो 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 4 18 और 1 कैरी, और 4 5 20 प्लस 1 21, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब आदित्य मिश्रा जी ने पहले ही किया हुआ है और इन्होंने मुझे लगता है अभ्यास किया होगा। और ये जो है विश्वासनाथ ठाकुर जी हैं और अनिल कुमार जी हैं और सब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि 4 डिजिट का केवल 4 जो स्टेप था वो आपके लिए नया था, बाकी सब पुराने थे। तो आइए देखिए हमारा जो ये काम करने का जो उद्देश्य है बच्चों का दिमाग खोलने से रिलेटेड है। भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये प्लेस वैल्यू कौन सी है। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये सारा
गिवन है। तो प्लेस वैल्यू जैसे आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सब वो वहां पर भी प्लेस वैल्यू की बात है। हमने कल बात की थी एक्स स्क्वायर की, कल हमने बात की थी फिट ऑरेंज की कि एक्स स्क्वायर वहाँ एक्स क्या है वहाँ 12 है। तो एक दो यहाँ पर वो भी आए हमारे पास, उसके भी यहाँ दोबारा से इसको समझ नहीं आया तो वो वीडियो जरूर दोबारा देख लें, उससे सारा समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ जो है ऐसी बताई जा रही है। तो हम जो है हम ये अनिल कुमार मित्तल जी कहते हैं कि भारत में सभी पाठ्य पुस्तकों में पाइथागोरस प्रमेय के स्थान पर बोधायन प्रमेय लिखा हो तो बार बार स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही न हो। तो ये बहुत अच्छे सुझाव दिया है अजय कुमार जी, धन्यवाद। तो इसके ऊपर चर्चा होगी और इसके बाद जो है आप सभी जो है इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। आज हमें भारत के इस ज्ञान को उजागर करने की जरूरत है कि भारतीय गणितज्ञों ने कितना काम किया है, तो उसको उजागर करने की जरूरत है। तो हम उन्हीं के नाम से हम अपना हमारा जो ज्ञान है वो दिया जाए। अब जो है इसके ऊपर काम होगा। एनसीईआरटी और इन्होंने अभी एनसीएफ के जो है गठन होने जा रहा है, नया पाठ्यक्रम शायद आएगा तो उसमें ये बात उठाई जाएगी। तो सबको सुंदर जी नमस्कार। तो बार बार अब नमस्कार ना करें, क्योंकि अगर सुझाव है तो वही लिखें, क्योंकि फिर इसमें ध्यान वहां पर जाता है। तो आइए देखिए अब जो बात कर रहे थे हम ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम की, और ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम में हम जो है कहाँ कहाँ और इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं एक कि लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसका आंसर स्टूडेंट्स कैसे दे सकते हैं डायरेक्ट। तो ये आइए देखते हैं। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, ये एक आपका जो है इक्वेशन है। और दूसरा 5x प्लस 2y और 5x प्लस 2y इक्वल टू कोई भी आगे कोफिशिएंट ले लीजिए, दैट इज 7, यहां पर ले लेते हैं 7, ठीक है। तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक का लीनियर एक्सप्रेशन है और 2 वेरिएबल में है। तो इसका हम ये 10th क्लास में है, तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो आप आइए, तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर लिखेंगे दोनों का। डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं दोनों में, हम x और y के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है। जैसे 4 to the 8 and 6 5 the 30, तो 8 minus 30 लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 minus 30, तो क्या हुआ -22। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर है, यस ये दोनों का डिनोमिनेटर है। तो आप जो है दोनों को डिनोमिनेटर को एक जैसा आप करेंगे, और माइनस जो 22 आया है अब दोनों का डिनोमिनेटर है, तो आपको कैसा है x और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। और अब न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। x का न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करना है, आगे माइनस लगाएंगे तो करेंगे क्या, कैसे करना है, हम जो है x को जो है निकालना है, तो x को हम साइलेंट कर दें, x को हम आपको जो है हाथ से दबा लें और बाकी को क्रॉसवाइज करें, यानी 6 7 द 42 और 8 2 द 16। तो 42 माइनस 16 करें तो आपका जो है क्या आएगा, ये 26 आएगा। तो ये 26 बाई 22 ये आंसर आ गया, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जो है y का कोफिशिएंट निकालना है, तो y को आप जो हाइड कर लें, छुपा लें और बाकी को क्रॉस वाइज करें मल्टीप्लाई, यानी 4 7 द 28 और 28 माइनस 40, ठीक है 28 माइनस 40, तो क्या हुआ ये आ जाएगा -22। तो -12 आएगा, -12 नॉट -22, तो -12 बाई -22, तो ये जो है आपका आंसर आया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो है आंसर जो है निकाल रहे हैं। तो -12 बाई -22, ठीक है। तो यहां पर आप जो है ये जो आंसर है जो आप कर रहे हैं, तो आप जो है इसका जो आंसर है कैसे आया एक बार फिर दोबारा से देख लें। जो डिनोमिनेटर है दोनों के लिए सेम है, हमने x और y को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट को, और जो डिनोमिनेटर x का है उसमें हमने x को हाइड करना है और हम जो है उसको बाकी को क्रॉस वाइज करना है, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हमें क्रॉस वाइज करना है। तो 6 7 द 42 8 2 द 16, तो क्या हुआ 42 माइनस 16, तो क्या हुआ
26, लेकिन ये माइनस अपनी तरफ से यहाँ लगाना है, इसका रिवर्स करना है इसको, तभी आंसर आएगा। तो ये 26/22। और यहाँ पर y देखिएगा, y में माइनस नहीं लगाना है, तो y कैसे आया आपका न्यूमरेटर, x को आपको y को हाइड करना है और x की जो कोफिशिएंट है उसको क्रॉस वाइज करना है कांस्टेंट टर्म से। तो 4 7 28, 8 5 40, तो ये आया। तो हम जो है एक और आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसको करेंगे, आप सभी करिए मेरे साथ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और कोई भी ले लीजिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, ये आप करेंगे मेरे साथ। तो कैसे है, x और y हमें करना है, x और y के डिनोमिनेटर पहले लिखने हैं, तो क्या आएंगे बताइए। 4 2 8, -8 और -9, ठीक है, -8 और -3, तो क्या हुआ 2 4 8, -8 और -3, तो क्या हुआ -11। तो -11 दोनों जगह लिख लिया है। और न्यूमरेटर x का क्या आएगा बताइए, 2 -2 और माइनस अपनी तरफ से लगा लीजिए पहले, तो 2 + 22, 2 + 20, तो 2 + 20 आएगा। कैसे आया ये, 2 1 2 और 5 4 20, तो बीच में माइनस लगाना था इसलिए प्लस हो गया, तो ये माइनस कर क्या 22/2, ये 2 आया, ठीक है। और y का जो है न्यूमरेटर क्या आएगा, y को हम हाइड कर लेते हैं, और 2 2 4 और 5 3 15, तो 4 - 15, ठीक है। तो ये आया -11/-11, तो 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आंसर हमें कहीं 2 इक्वेशन कहीं नजर आ रही हैं, तो हम ये मौखिक निकाल सकते हैं, ओरल निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका x और y इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं। और ये छोटे कोफिशिएंट हैं, जब बड़े कोफिशिएंट होते हैं तो आप उसको भी इजीली कर सकते हैं। तो आइए, जो लीनियर जो इक्वेशन है अभी आपने एक मेथड से किया है, इसको हम एक कई बार स्पेशल केस आ जाता है, वो स्पेशल केस क्या होता है वो एक बार जिक्र करेंगे। उसमें एक सूत्र लगेगा अलग से, मैं यहाँ पर बताना उचित समझता हूँ कि अगर इस प्रकार से आ जाए तो वो भी हम इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखें कैसे। जैसे 124x, आप सभी नोट करेंगे ये पॉइंट, और 42y इज इक्वल टू 126, और यहां पर है 431x, और आपका जो है 53y इज इक्वल टू 159। यस, ये जो है हमें अगर कहीं एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोफिशिएंट बहुत बड़े आते हैं। अब देखिए, इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0। यस, इसका आंसर ये आएगा। आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। इसमें एक सूत्र लग रहा है, अनुरूपे शून्य मन्नत, ये 5वां है, शून्य मन्नत। अनुरूपे यानी एक, इफ द वन इज इन रेशो, अगर एक जो है वेरिएबल रेशियो में है तो दूसरा जो है शून्य होगा। इसका मीनिंग क्या है देखिएगा। अब देखिए इसका उत्तर क्या आया। अब या y और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो क्या है देखिएगा, 42 और 126, तो 1 रेशियो क्या है 3 आ जाएगा। ये सेम रेशियो होना चाहिए। 53 और 159 का रेशियो क्या है 1:3। अगर y यानी ये लिखा है अनुरूपे, अगर एक का रेशियो सेम है यानी एक वेरिएबल का रेशियो सेम है तो दूसरा शून्य हो जाता है। अब ये देखिए रेशियो सेम है तो दूसरा शून्य, जो रेशियो के अनुसार इसका आंसर होगा, तो y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल, दूसरा शून्य हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। यस, देखिए कितना आसान है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस प्रकार के कंपटीशन में आ जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि जो लीनियर है, और जब स्टूडेंट्स हम इसको, तो अगर वे और कोई वे नहीं आता है तो सीधा क्या करेंगे, 143 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जो है इसको सारे को 124 से करेंगे, और फिर आंसर निकालेंगे।
तो आप देखेंगे कि कितना लेंथी हो जाता है, इसमें कितना टाइम लगेगा। जब हमें ये प्रॉपर्टी, ये सूत्र अगर आता होगा तो हम इस सूत्र के, अब एग्जामिनर ने कंपटीशन एग्जाम में ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, वो इस प्रकार के देखते हैं कि भाई कौन से तरीके से पास किया जा सकता है। और ये देखिए यहाँ पर केवल देखते ही आंसर निकल जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मीनाक्षी राज जी हैं और तारिक खान हैं, कोमल त्यागी हैं। तो ये आंसर लिख रहे हैं, साथ के साथ सोल्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आनंद का विषय होगा। जो ये किया है ये भी ये सूत्र के अनुसार। बहुत मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उन्होंने बताया है कि जो आप करा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स का, हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे सीखना चाहते हैं, इसको आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स का ये कहना है। और जब ये आपको अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स को भी नेचुरली अच्छा लगेगा और उनमें जो है रुचि बढ़ेगी मैथमेटिक्स में। तो टीचर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं यहाँ देना चाहूँगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो रूल्स रेगुलेशन की कुछ आगे रहेंगी। एक तो आप सभी जो चारों वर्कशीट हैं वो सभी चारों के चारों सोल्व करके सबमिट जरूर करें, क्योंकि वो चेक की जाएंगी कि किसकी आई हैं किसकी नहीं आई हैं। और सेकेंडली ये है कि आपका 2 अगस्त को एग्जाम होगा और कुछ उसमें पारितोषिक भी दिए जाएंगे। तो 2 अगस्त को यानी 5 बजे 2 अगस्त को ऑनलाइन ही एग्जाम रहेगा और जितना भी कराया गया है उससे रिलेटेड सारा वो एग्जाम में ऐसे जैसे वर्कशीट आप कर रहे हैं उसे वर्कशीट को आपने करना है। तो उसमें कुछ पारितोषिक भी दिए जा सकते हैं। तीसरी लोग ये बात कह रहे हैं कि भी हम जो है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और आप जो है हमें उसको जो है मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। और मेरे नंबर मैंने अपना ही एक और दूसरा नंबर दिया था, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो उसका हम मिलकर के हर स्टेट में आगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज और आपके सहयोग से, और इसमें जो रिसर्च करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा। उस गूगल फॉर्म में एक आपने फीडबैक देना है और फीडबैक फॉर्म में सभी ने देना है वो नोट किया जाएगा और उस फीडबैक फॉर्म में क्या क्या कॉलम है सारे फिलअप करने हैं। तो वो आपका एक्सपेक्टेड है। तो कुछ बातें ये ध्यान में रखनी है। और अंत में आज अतुल कोठारी जी कुछ आपको संबोधित करेंगे, वो भी आपने सुनना है आज। तो हम जो बात कर रहे थे अभी, जैसे बात कर रहे थे अनुरूपे शून्य मन्नत की बात कर रहे थे। अनुरूपे शून्य मन्नत में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 599x प्लस 174y इक्वल टू 2995। ये एक आपका लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी है 789x प्लस 829y इक्वल टू 2945। अब देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में भी क्या लगेगा। आप देखें इसकी जो रेशियो है वो क्या रहेगी और जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2945 नहीं है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर है ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें x और इसकी जो रेशियो है वो क्या है, लगता 5 है, 1:5 है, ठीक है। और इसकी रेशियो 1:5 है, ठीक है। तो अगर x और कांस्टेंट टर्म की जो रेशियो है वो क्या है, 1 रेशियो क्या है 5 है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया और y इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है देखो अनिल अरोड़ा जी ने लिख दिया है। अनिल अरोड़ा जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने उत्तर लिखा है एकदम से। और मीनाक्षी राज जी ने, अजय कुमार मित्तल जी ने और एकदम से आंसर लिखा है। तो ये आपको शुभकामनाएं। और आपको मुझे लगता है कि आप बहुत ही चुस्ती से काम कर रहे हैं और जो है इसको अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, मीनाक्षी जी, अखिलेश जी, मोनिका जी।
रजनी जी सब आंसर लिख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और उसको देखेंगे आप। क्या है? ax प्लस by प्लस सी जेड और इक्वल टू bn, ये आपका ये लीनियर है। और 4x आपका जो है 4x प्लस ay प्लस 5z इक्वल टू आपका an है। और तो ये आपके लीनियर इन 3 वेरिएबल्स में ये आपके हैं। और आप देख रहे हैं कि आपका कौन सा रेशो एक जैसा है। अब y यहाँ पर रेशो देखेगा by यानी, और यहाँ b है और यहाँ bn है ना। b और b से कैंसिल तो 1:n हो गया। और यहाँ भी आपका जो है a है और an है, तो यहाँ a और an है तो a से a कैंसिल है तो 1:n हो गया। तो 1:n हो गया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? y इक्वल टू n होना चाहिए और a क्या होना चाहिए? 0 और x 0 होना चाहिए। x और y क्या होना चाहिए? z, y तो आ गया है तो z इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ये है y इक्वल टू n और x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है जो है ये y और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो सेम है दोनों इक्वेशन में। तो ये आंसर इस प्रकार से हमने करना है। तो आइए इसकी और एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ इसकी और एप्लीकेशन हो सकती है। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। राइट, तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसकी एप्लीकेशन होगी। कब होगी? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स। हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स, जब 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो आप जानते हैं जब वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स करते हैं तो काफी लेंथी सा हो जाता है, वो टाइम लगता है। लेकिन उससे शॉर्ट, क्योंकि टाइम बचाने के लिए और आप अगर स्टूडेंट्स अपने आंसर चेक करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये शॉर्ट है और जो है ना इसको हम इस वे से करें और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों के लिए इंप्लीमेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ए कोऑर्डिनेट आप लीजिए 4 और 1 और बी कोऑर्डिनेट लीजिए आप 5 और 3 और सी कोऑर्डिनेट लीजिए आप जो है 7 और 3। ठीक है, इसमें भी ये सूत्र हम लगेंगे और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे? अब देखिएगा, वो हमने सूत्र नहीं लगाना, आप देखिए अब ये सूत्र लगाना है। हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक काम करना, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन पर ले जाना और बाकी कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे। अब देखिए, हम मान लीजिए पहले किसी को भी ले जा सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मान लीजिए हमने ए कोऑर्डिनेट को हम ओरिजिन पर ले गए तो बी और सी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? माइनस कर देंगे ए को, ए के कोऑर्डिनेट को, बस वो बी और सी आ जाएंगे। तो बी और सी से काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बी और सी से केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। कैसे? मान लीजिए हमने ए को ओरिजिन पर ले जाना है तो बी में से ए माइनस कर देंगे। राइट, यानी जो ओरिजिन पर ले जाना वही दोनों में से माइनस करेंगे और सी में से ए कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे। तो अगर हम b में से a कोऑर्डिनेट्स को माइनस करें तो क्या हुआ? 5 - 4 1 और 3 - 1 दैट इज 2। और अगर हम c के माइनस करते हैं तो 7 - 4 दैट इज 3 और 3 - 1 दैट इज 2। तो ये हुआ। आप बस आपने ये माइनस करके लिख देना है और आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा? तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा आपका। तो कैसे? 1 to the 2 और 2 3 the 6। तो ये 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने केवल ये काम करना है। तो आपने देखा होगा कितना आसान है ये। तो आप जो है इसको करेंगे, बहुत ही आसान है ये, केवल क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में माइनस करना है। तो आप जो है किसी को भी आप जो है आप ओरिजिन पर ला सकते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम b को और इसको b को हम जो है लेकर आना चाह रहे हैं ओरिजिन पर,
तो क्या मतलब है, जिसको ओरिजिन पे लाएंगे वही हमारा जो है वही माइनस करना है। तो क्या होगा, मान लीजिए a माइनस भी होगा और c माइनस भी होगा। इसको हम करके देखें, ठीक है। तो हम दूसरे वे से करके देख रहे हैं, आंसर सेम आएगा कि नहीं चेक कर रहे हैं। तो आप भी चेक करिए। तो a माइनस बी मतलब 4 माइनस 5, क्या हुआ 4 माइनस 5 दैट्स माइनस 1, और 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, और c माइनस बी, c का मतलब क्या है, c मतलब 7 माइनस 5 दैट्स 2, और 3 माइनस 3 दैट्स 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो आपका आंसर भी वही आता है, 2 आ जाएगा, करके देखिएगा, है ना। तो ये 0 हो गया और ये आपका 2 टू द 4 हो गया, तो प्लस 4, ठीक है। तो आपका आंसर 2 आ गया। तो आप किसी को भी आप लेकर के आ सकते हैं ओरिजिन पर। मुझे लगता है कि आप जो है 1/2 करें और इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक और करना है, एक और करिए मेरे साथ। एक को लिखेगा 5 4 कोऑर्डिनेट है ए के, और बी के जो है कोऑर्डिनेट लिखेगा 5 माइनस 3, और सी के लिखेगा आप जो है 6 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप करिए किसी एक को ओरिजिन पर, बताइए किसको लाना चाहेंगे, है ना। आप मान लीजिए हम सी को लाना चाहेंगे, ठीक है। तो सी को ओरिजिन इसको लाइए तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, और क्या होगा बी माइनस सी। तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस सी के करने हैं। तो ए माइनस सी करें तो क्या हुआ, 5 माइनस 6 क्या हुआ -1, और 4 माइनस 3 क्या हुआ 1, और b माइनस सी क्या हुआ, b में से c माइनस करें तो 5 माइनस 6 -1, और -3 क्या हुआ -6 हो जाएगा। और इसको क्रॉस वाइज करेंगे, तो क्रॉस वाइज करेंगे तो क्या हुआ, ये आपका 1/2, ये आपका 6 हो गया, और ये +1 होगा, और ये 7/2 यानी 3.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये स्क्वायर यूनिट इस प्रकार से ये आंसर आ जाता है। तो अगर हमने मान लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ये वाला, तो आप जो है ये आपकी ट्रायंगल बन जाती है। तो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट हैं ट्रायंगल के, तो सेम प्रोसेस हो गया, बस उसको डबल करना है। मींस क्या हुआ, 1/2 हटा देना है, 1/2 हटा दो, डबल करना है। इसका मतलब 2 इंटू, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स हैं आपका ए बी सी, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं पैरेललोग्राम के, और आपको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा इसका, 7 आंसर आ जाएगा बस। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डायगोनल 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड, डायगोनल को पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरियाज ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है हमारे लिए। तो ये स्टूडेंट्स इसको चेक कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जो ट्रेडिशनल वे से निकाल के। तो ये आसान भी है और कर भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए एक और हम जो है करना चाह रहे हैं यहाँ पर। हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग टू गिवन पॉइंट्स, ये हम जो है पासिंग टू गिवन पॉइंट्स हम इससे करना चाह रहे हैं। तो आप जो है इससे कैसे करेंगे, देखिए। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं, 4 और 3 है, और 2 और 1 है, ये 2 पॉइंट्स हैं, राइट। और इन दोनों पॉइंट्स को हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें x और y लिखना है डायरेक्ट, और बीच में माइनस लिखना है, और यहाँ इक्वल का साइन डालना है, और 4 3 2 1 हमने लिखना है। तो हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, देखिएगा। x के जो कोफिशिएंट क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा y के कोफिशिएंट को माइनस कर देना है। तो 3 - 1 दैट्स 2, और y का जो कोफिशिएंट है उसमें क्या करना है, उसमें x के जो आपके नंबर हैं, x का जो वेरिएबल है, ये x के जो इसको हम माइनस करेंगे। 4 - 2 दैट्स 2, ठीक है। तो 2x - 2y आ गया। अब रह गया कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कैसे निकालना है, हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो क्या हुआ, 2 3 द 6, पहले ये लेंगे, और 4 1 द 4, तो 2 आ जाएगा। तो फिर देखिएगा, हम यहां पर x का जो है x में क्या माइनस करेंगे,
x के जो कोफिशिएंट क्या लेंगे, जो आपके x एक्सिस है दोनों में x1 और x2 सॉरी y है, तो y को हम माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 ये आपका 2 आ जाएगा, और बीच में माइनस लगाना है, और ये जो y है, और हमने क्या करना है, y के कोफिशिएंट क्या होंगे, x को माइनस करना है, x के जो आपके नंबर है इसमें x इसको माइनस करना है, तो 4 माइनस 2 ये 2 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, आपको क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आपका जो है क्रॉस वाइज करेंगे तो आपका आंसर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, या ये जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वेरीफाई भी हो रहा है, 4 और 3 की वैल्यू यहाँ रखो, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, 2 माइनस 1 y इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी हमने क्या करना है, डायरेक्ट आंसर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ही स्टूडेंट्स इसको लाभ इसका उठा सकते हैं। तो आइए एक और हम जो है लेते हैं आज, हम जो है इसमें डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट नंबर, ये एक आज का जो है लास्ट टॉपिक रहेगा। ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और +1 +2 में, और ये स्टूडेंट्स और इसको IIT और JEE में भी कई बार आते हैं ये। तो इसको कैसे हम कंपोजिट फंक्शन को कर सकते हैं, देखिएगा। एक मैं आपको लेता हूं y इक्वल टू x की 4 x रेज टू की पावर 4 एंड 3 e की पावर 3x, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, और हमें इसको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कैसे, आप फंक्शन को लिख लीजिए पहले अलग अलग, x4 और e रेज टू की पावर 3x। अगर आपको 2 बार करना है, अगर आपको 2 बार करना है, आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है, तो 2 बार इसके डेरिवेटिव करिए, तो क्या हुआ 4x क्यूब, और फिर ये आया 12x स्क्वायर, और इसका क्या आया3 इंटू e3x, ये आप जानते ही हैं, और ये 9e3x ये आया है। ठीक है, तो इसमें एक अब इसमें भी क्रॉस वाइज लगेगा, तो इसको लास्ट को क्रॉस से करो, बीच का भी और ये भी क्रॉस करो, और बीच का भी क्रॉस करो, वर्टिकल करो, ये वर्टिकल हो जाएगा। और इसमें जैसे आपको 2 बार डेरिवेटिव है, मान लीजिए 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो 1 to 1 लिखना है इसके कोफिशिएंट। अगर 3 बार करना है तो 1 3 3 1 क्यूबिक के जो है, और आंसर कर लिख देना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ये कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, और x की 4 को 9 e की 3x से करना है, तो क्या होगा, ये आपका 9 e की 3 रेज टू की पावर 3x और x रेज टू की पावर 4, और बीच में क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है इन, और वर्टिकली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 4 3 द 12 12 टू द 24, तो 24x रेज टू की पावर 3x और e की पावर 3x, और फिर जो है 12x स्क्वायर को किससे करना है, e3x से, साथ में 1 है, तो क्या हुआ 12x स्क्वायर और e की रेज टू की पावर 3x। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर भी जो है डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कई टीचर्स पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव क्योंकि टीचर्स जानते हैं जिन्होंने BSc और MSc की है, और +1 2 में भी है ये, तो डेरिवेटिव का मतलब, तो एक बार वहाँ पर, यहाँ पर विषय नहीं है हमारा, विषय यहाँ पर क्या है कि कंपोजिट फंक्शन को का जो डेरिवेटिव है कैसे वो फास्ट करें, तो ये है। अब आइए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने फंक्शन y इक्वल टू लेना है x की 4 और इंटू cos x लेना है, तो आइए हम इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे, अब इसको थर्ड ऑर्डर का भी कर सकते हैं, तो थर्ड ऑर्डर में 3 बार कर लेंगे बस, तो थर्ड ऑर्डर का भी आंसर आ जाएगा। तो हम इसको अलग अलग से लिखेंगे, x रेज टू की पावर 4 और cos x जो है इनके डेरिवेटिव 2 टाइम्स कर लेंगे, या 3 टाइम, अगर आपको 3 टाइम्स करना है तो 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, x की 4 के क्या होगा 4x रेज टू की पावर 3 और 12x स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या होगा cos x का
डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स। तो क्या करना है, 1 2 1, तो क्या हुआ, हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें, इसको वर्टिकली करें, तो क्या आंसर आ गया, आंसर आपका जो आंसर है कंपोजिट फंक्शन का, तो यह आएगा x माइनस एक्स की 4 को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें, तो x 4 के सामने क्या है, माइनस कोस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और बीच में क्या है, 2 है, या 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें जो वर्टिकल है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 4 और x की पावर 3 एंड साइन x, और साथ में माइनस भी है, माइनस साइन x। और फिर क्या है, 12x स्क्वायर को किससे करना है, cos x से करना है, सो 12x स्क्वायर cos x, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सबको अच्छा लगा होगा कंपोजिट फंक्शन का, यानी केवल ये हमारा उद्देश्य था कि इसको डेरिवेटिव में भी और पास किया जा सकता है, और ये तो समझाते हुए थोड़ा सा समय लगता है, इसको 5 सेकंड में हम जो है बिना उसके करे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार से हम जो है इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में भी हम जो है कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं, और इसी प्रकार से +1 2 में जो जितने भी फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, केवल एक क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन से ही सारे आ जाते हैं, साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x कोस 2x, और साइन 3x कोस 3x, साइन 4x का भी निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से साइन 3 जो हम जितने भी फॉर्मूले हमारे साइन 30 कोस 45 साइन 65 जितने भी हैं ये फॉर्मूले, और साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी, साइन a माइनस बी कोस a माइनस बी, सब इसी सूत्र से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो मेरे आपसे यही सुझाव है, यही मेरा आपसे ये कहना है कि इसको हम आगे टॉपिक वाइज इसके कुछ सेमिनार करें, आप अपनी अपनी संस्था में कर सकते हैं और मेरा सहयोग ले सकते हैं। तो हम टॉपिक वाइज करके एक एक टॉपिक को लेकर के हम करें और उसको डेवलप करें और स्टूडेंट्स को दिखाएं। और आजकल जैसे ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन का फायदा उठा सकते हैं, और मेरे यहाँ बैठे बैठे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज जो है मैं इस वीडियो में अपना विषय यही समाप्त करता हूं, और आप जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उसमें जो भी आपकी जो आगे की जो प्लानिंग है वो आप जरूर भेजें, और टच में रहिएगा और इसको आगे बढ़ाना। बहुत सारे टीचर चाहते हैं कि भी इसको हमने आगे करना है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ये हमारे लिए भी अच्छा है, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, तो ये मैथ्स फियर दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम इसको बेसिक कंसेप्ट इससे समझें और उससे दूर करें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है। तो अब जो है समय आ गया है उनका, जो जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, माननीय अतुल कोठारी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को फैलाने में लगा दिया है। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, उनका घर बार छोड़ करके अपना केवल एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम जो है एजुकेशन को अच्छा बनाएं, किस प्रकार से हम संस्कारित अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। इन्होंने एक अपनी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण द्वारा व्यक्तित्व विकास का एक पाठ्यक्रम ही बनाया है, जो कई विश्वविद्यालयों ने इसका सर्टिफिकेट शुरू किया है। यस, तो आप भी उसको करवा सकते हैं। तो कई विषय ऐसे हैं, बहुत सुंदर विषय हैं, और उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में हम ये करते हैं। तो आइए उनके जो है द्वारा आज कुछ वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में उनकी कुछ हम जो है सुझाव लेते हैं और उनकी बात सुनते हैं। तो मुझे लगता है आप जो उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और कमेंट करेंगे। मित्र राकेश भाटिया जी तथा इस वैदिक गणित की कार्यशाला में सहभागी सभी आचार्य बंधुओं बहनों, पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि आप सबों ने लगभग 1400 लोगों का पंजीयन हुआ था, और आप सबों ने 4 दिन इस कार्यशाला में सहभागिता की, और आशा करता हूं कि आपने काफी कुछ वैदिक गणित का ज्ञान प्राप्त किया होगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इस प्रकार के वैदिक गणित जैसे कुल मिलाकर 14 विषय पर काम करता है। तो न्यास का मूल लक्ष्य है
कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। तो आज के देश की शिक्षा में किस प्रकार बदलाव किया जाए, शिक्षा में बदलाव से ही देश में बदलाव होगा, क्योंकि शिक्षा ही किसी भी समाज की नींव होती है। जैसी शिक्षा होगी देश की, ऐसे व्यक्ति का निर्माण होगा, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होगा और ऐसा देश बनेगा, ऐसा समाज बनेगा। तो समग्र शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन के लिए न्यास सिर्फ व्याख्यान देते, लेक्चर देते, कार्यक्रमों का आयोजन करते, सैद्धांतिक बात नहीं करता है। न्यास जो भी बातें कर रहा है 14 विषयों को लेकर, ये सारी बातें व्यवहारिक प्रयोग और अनुभवसिद्ध ज्ञान के आधार पर ही बात कर रहा है। जैसा आज वैदिक गणित की हम बात करें कि ये गणित ऐसा है कि आपने 4 दिन में अनुभव किया होगा कि आज हमारी शिक्षा बोझ बन गई है हम पर, इसलिए बच्चे शिक्षा से भागते हैं। आज भी अंतिम वर्ष के बच्चों की परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया तो बहुत सारे बच्चे इनका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा आप बिना परीक्षा देंगे तो उसकी आपकी डिग्री की क्या कीमत रहेगी, ये भविष्य की दृष्टि से नहीं समझ में आ रहा है कई बच्चों को। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो उस बच्चों का दोष नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था यानी परीक्षा व्यवस्था, ये हम पर बोझ है। लेकिन आपने गणित सीखा होगा, वैदिक गणित, कि ये आनंददायक है पूर्ण रूप से। जब हमने विद्यालय स्तर की कार्यशाला की थी तो हमारे मित्र का एक बार मुझे फोन आया कि अतुल जी आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मैंने कहा क्यों? तो मेरा बेटा बहुत पढ़ाई में रुचि नहीं रखता है, साधारण है पढ़ाई में, लेकिन ये वैदिक गणित की क्लास उन्होंने ज्वाइन की तो वो 5 बजे होती थी, तो 4:45 बजे स्वयं मेरे पास मोबाइल लेने आता था कि हमारी क्लास शुरू होती है, पिताजी हमको मोबाइल दे दीजिए। तो शिक्षा इस प्रकार की होना चाहिए कि बच्चों को इसमें आनंद आए, पढ़ने की इच्छा हो, अधिक से अधिक पढ़ने की इच्छा हो। तो ये वैदिक गणित भी इस प्रकार का गणित है जो आपने 4 दिन सीखा है। तो ये जो 4 दिन आपने गणित सीखा है, ये तो बहुत ही बहुत प्राइमरी बात है, एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसको आप बहुत गहराई से अध्ययन करिए। आपने जो 4 दिन सीखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रोज कम से कम 20 मिनट इनका अभ्यास करिए। दूसरा, अभी विद्यालय महाविद्यालय सब बंद है, तो आप घर परिवार में आसपास के किसी को सप्ताह में 3 लोगों को कम से कम ये गणित सिखाइए जो आपने सीखा है, तो वो भी सीखेगा और आपका जो सीखा है वो पक्का हो जाएगा। और तीसरी बात है कि कम से कम एक पुस्तक वैदिक गणित की अपने पास रखिए और उसमें से फिर रोज अभ्यास प्रैक्टिस करिए। तो ये 3 बात नियमित रूप से आप करेंगे तो धीरे धीरे वैदिक गणित में आपकी काफी अच्छी तज्ञता सिद्धता आ जाएगी। और हमारी अपेक्षा ये है कि ये वैदिक गणित के आप भी विद्वान बने, आप भी इसे विशेषज्ञ रिसोर्स पर्सन बने। और जैसे हमारे राकेश भाटिया जी के माध्यम से आप सैकड़ों लोगों ने, शिक्षकों ने और हजारों बच्चों ने वैदिक गणित सीखा ऑनलाइन, तो आगे जाकर आप भी ऐसे हजारों शिक्षकों को, लाखों बच्चों को इस गणित सिखाने में सक्षम हो, क्योंकि ये गणित आज के प्रतियोगी परीक्षा के युग में आशीर्वाद रूप है। क्योंकि आपने अनुभव किया है कि ये कंप्यूटर कैलकुलेटर से भी ज्यादा स्पीड से काम करता है। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर से आज हमारा आदत बिगड़ने के कारण लोगों की मस्तिष्क का विकास रुक गया है, क्योंकि आज एक फोन नंबर भी हमको याद नहीं रहता है, नहीं तो हम सैकड़ों फोन नंबर याद रख लेते थे। तो ये गणित ऐसा है कि जो आज की स्पीडी दुनिया है उसके अनुसार स्पीड से काम करने की भी क्षमता निर्माण करता है और साथ साथ मस्तिष्क का भी योग्य दिशा में विकास करता है। तो इस प्रकार का श्रेष्ठ गणित आपने सीखा है,
उसका आपको क्या क्या अनुभव रहा, एक फीडबैक फॉर्म भी आपको दिया गया जाएगा, उसमें आप भरकर भेजिए, आपके सुझाव भी उसमें दीजिए और आप इस गणित के को एक अपने जीवन में एक साधना के रूप में लीजिए और इस गणित के माध्यम से हम देश ने दुनिया के बच्चों को गणित के भय से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार का ये वैदिक गणित में आपने कार्यशाला में सहभागिता की, इसलिए आप लोग सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत सबको मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपने ये वैदिक मैथमेटिक्स का कितना अच्छे तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक्टिव में देख रहा था कि बहुत सारे टीचर्स साथ के साथ इसको सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हैं, हमें उन्होंने कहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इसके हम जो है आगे, और ये तो एक डेमो था 4 दिन का, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं था और प्रशिक्षण के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। इसके लिए हम समय समय पर इसके फिर आगे प्रशिक्षण लगाते रहेंगे और इसमें काम करते रहेंगे। और वर्कशीट लगभग आपको 9 बजे के आसपास तक मिलेगी और उस जब तक जो है आप उसका अभ्यास करिए और थोड़ा करिए, क्योंकि आज का विषय थोड़ा सा ऐसा है कि अभ्यास करने वाला है। तो आज मैं इसी प्रोग्राम के साथ आपके से जो है विदा लेना चाहूँगा। सबको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।